जय गुरुदेव। प्रणाम सभी भाइयों बहनों को। पुनः दोपहर के सेशन में सभी का हृदय से स्वागत है पीताम्बरा वेब स्वाध्याय में। और हम लोग हर बुधवार पढ़ते हैं एक महापुरुष के जीवन दर्शन को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की लेखनी द्वारा, उनके दर्शन द्वारा, उनके दृष्टिकोण से एक संत, एक महापुरुष को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं महर्षि कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में। आइए गुरु सत्ता का नमन वंदन करते हैं और फिर हमने अभी सवेरे के सेशन में जितना पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे और आगे का क्रम प्रारंभ करेंगे। गायत्री महामंत्र, गुरु सत्ता का ध्यान। गुरु सत्ता का ध्यान, माँ गायत्री का ध्यान करते हैं, उन्हें नमन वंदन करते हैं। ओम नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलेंगे सभी लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे के सेशन के लिए पुनः सभी साधक भाइयों बहनों का, स्वाध्यायी बहनों भाइयों का हृदय से स्वागत, नमन वंदन। और हमने जो सवेरे पढ़ा था उसमें महर्षि कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में जाना था। यूरोप के जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की क्या स्थिति रही उस जमाने में, कैसा था जमाना, ये सब हम लोग जान रहे हैं। जर्मन नागरिक, जर्मन मूल के नागरिक, एक यहूदी परिवार के बालक की कहानी हम लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा। एक ऐसे लड़के की कहानी, एक ऐसे लड़के का जीवन दर्शन परम पूज्य गुरुदेव हमें बता रहे जो एक सामान्य परिवार से, जिनके पिता एक लॉयर हैं। एक सामान्य से मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे उस लड़के के पिता की यही इच्छा है कि उसका बेटा भी पढ़ लिख करके चार पैसे कमाने लायक बन जाए, जो आज भी हम हमारे भारतीय मूलों में भी देख रहे हैं। यही संघर्ष, वही संघर्ष इसमें बताया गया। जात पात का भी यहाँ पर पूरा का पूरा खेल बताया गया कि किस तरह से यहूदी मूल के लोगों को उनके धर्म में परिवर्तित किया गया और उन्हें यहूदी से ईसाई बनाया गया, ताकि वे चार पैसे इस ईसाइयत के कारण कमा सके। ये धर्म परिवर्तन करवा पाना और ये एक ऐसी सोच, ये पश्चिम जगत से ये बयार चल रही है और आज भी चारों तरफ फैली हुई है। ये बहुत ही अजीब सी एक परंपरा है, ये हमने जाना। और कार्ल मार्क्स के इस जीवन को जाना, युवावस्था के, कि किस तरह से उन्होंने बालपन के प्रेम को जीवंत रखा। उनसे 4 वर्ष बड़ी लड़की से विवाह किया, 8 वर्ष का संबंध केवल रोक के रखा कि जब सही समय आएगा तो मैं विवाह करूंगा। अपने से उम्र में 4 वर्ष की बड़ी लड़की से विवाह करने का साधारण संकल्प नहीं था, उसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष भी करना पड़ा, सबके विरोध में भी जाना पड़ा। गुरुदेव ने ये तक बताया कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े आंदोलनकारियों के सामने नहीं झुका, नहीं कुछ, लेकिन वह इतना कठोर हृदय, कठोर निर्णय लेने वाला वह व्यक्तित्व एक फूल की तरह कोमल था, अपने अर्धांगिनी को इतना प्रेम करता था। वह घटना जब उनके मृत्यु के समय की बताई कि जब वो उनको दफन किया जा रहा था, उनकी वाइफ को, उस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि शायद वे ही कब्र में कूद जाएंगे। वो उनकी प्रेरणा थी, वो उनकी साथी थी, वो उनको उनके
लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने वाली अर्धांगिनी थी, जीवन संगिनी थी। इसका उदाहरण पश्चिम जगत के भी देशों में मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही, वरन पश्चिम जगत के देशों में भी मिलता है। इंसान की कहानियां चल रही है, इंसानियत की बात चल रही है। तो ये हमने जाना। और उन्होंने, उनके पिताजी तो चाहते थे कि वे पढ़ाई लॉयर की करें, वकील की करें, लेकिन वे एक दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट थे। अंदर से उनके दर्शन था और उन्होंने वो पढ़ाई नहीं करी। 20 वर्ष की उम्र में, मात्र 20 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद वे और गहराई से दर्शन शास्त्र में डूबे। उसमें उन्होंने लेख लिखे जिससे उन्हें पीएचडी की उपाधि बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी, जहां तक मुझे ध्यान आता है, वहां से उन्होंने पीएचडी करी। और वे उसी लाइन में आगे बढ़ना चाह रहे थे, वहीं उसके लेख वगैरह लिखने लगे और वो उसी में अपना करियर बनाना चाह रहे थे। लेकिन फिर क्रांति के लिए उद्योग, ये विषय हम लोगों ने पढ़ा। जैसा कि इसमें ये पता चला था कि वो एक पत्रकार की हैसियत से उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई थी वो शुरू कर, जो लेख लिखना, जो संपादन का काम था वो शुरू किया था। लेकिन फिर वर्तमान स्थिति देखी, यहाँ से साम्यवाद की बात आई कि वर्तमान में जो बच्चों का रुझान था वो उन्होंने देखा कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है, जो कि केवल कमाऊ, केवल पेट भराऊ शिक्षा पद्धति हो रही है कि वो किसी काम की नहीं रह रही है। तो वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर देखी। तो हम उस महान मानवीय समता के प्रतिष्ठाता महर्षि कार्ल मार्क्स के बारे में जान रहे हैं, और जो उनके विद्यार्थी जीवन को हमने समझा कि कैसे जिस दिशा में उनकी रुचि थी उसी दिशा में वे आगे बढ़े। तो आगे का फिर जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा, वो आदरणीय अनीता दीदी हम लोगों को बताएंगी। जी अनीता दीदी, आगे का क्रम आप बताने का करिए। जी दीदी, सभी को प्रणाम। अभी हम लोग कार्ल मार्क्स जी की जीवनी के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से उन्होंने दमनकारी नीति के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया था। वो लेखनी के थ्रू, सबसे पूर्व तो उन्होंने लेखनी के थ्रू प्रकाशन करके और लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश की। लेकिन जब उनके इस संपादन को बंद करवा दिया गया तो फिर वो पहले तो उन्होंने विवाह किया और फिर वो आगे अपने देश, समाज, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो राइनी तुंग का जो संपादन था वो सिर्फ 5 महीने ही वो कर पाए थे, लेकिन वहां से उनको भागना पड़ा। क्यों? और वहां से निकल करके, क्योंकि वहां की सरकार जो थी उनकी बातों को, मंशा को समझ गई थी, और वहां से वो फ्रांस पहुंचते हैं। और वहां पर साम्यवाद के लिए, क्योंकि समाज में जो एक असंतुलन पैदा हुआ था, उसके लिए उन्होंने साम्यवाद का पहले तो अध्ययन किया। फिर मजदूर, कार्यकर्ता, क्रांतिकारी नेताओं सभी के संपर्क में आकर के और अपने दोस्तों से भी वो पत्र में आचार विचार करते हैं और तत्कालिक आर्थिक व्यवस्था के ऊपर भी वो आपस में चर्चा करते हैं। तो उस समय का जो वर्तमान समय था उसमें व्यवसाय वाणिज्य की जो प्रथा थी, संपत्ति की लालसा थी, सर्वसाधारण की लूट के दरमियान क्या हुआ था कि समाज का जो भीतरी जो ढांचा था वो बहुत ही भयानक स्थिति वहां उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट को सबसे अधिक घातक माना जाता है एक बेहतर समाज के लिए, लेकिन उससे भी विकट स्थिति इन सभी कारणों से हो गई थी। तो उसको सुधारने के लिए वो बिल्कुल साम्यवाद की पकड़ जो थी उनकी कमजोर थी, उसको उन्होंने पहले दुरुस्त किया और फिर एक न्याय सिद्धांत आलोचना पर उन्होंने निबंध लिखा था। और उस निबंध के माध्यम से वो जो खुद से ही उस निबंध में वो क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा दल जर्मनी का उद्धार कर सकता है, क्योंकि जो भी वहां के नेता होंगे वो तो फिर उसी व्यवस्था के अनुकूल होंगे, उसी से मिले जुले होंगे। तो फिर वो जो राष्ट्र चाहता है या फिर जो वहां की व्यवस्था चल रही है वो तो उसी के अधीन होंगे, उन्हीं के गुलामी की जंजीर में। तो फिर वो जनमानस का कल्याण कैसे कर पाएंगे? तो वो ये क्वेश्चन करते हैं
कि जो उन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है जो वहाँ का राजनीतिक दल है, तो वो भी कैसे वो इस परिस्थिति से निपट सकता है। तो वो उन्होंने कहा कि जो भी वैसे वर्तमान सामाजिक प्रणाली को तोड़ सकेगा और वैसे दल जो राष्ट्रवाद की गुलामी में न रहे और श्रमजीवी दल, जो श्रमजीवी दल को महत्व देगा, तो एक नई सामाजिक प्रणाली आ सकती है। और उद्योग धंधों में भी जो दरिद्रता छाई हुई है, और क्योंकि उस समय का जो समाज था ना, वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो पूंजीपति जिसे हम मालिक कह सकते हैं, और दूसरा जो था श्रमजीवी मजदूर। तो जब वो बहुत ज्यादा वहां पर कार्य करने लगे सरकार के विरुद्ध जा करके, वहां की व्यवस्था के विरुद्ध, तो वहां से भी उनको निकालने की आज्ञा दे दी गई और वो वहां से बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंच गए। वहां पर भी उन्होंने न्याय संघ नामक जो संस्था थी, यूरोप के जितने भी समस्त देश थे, तो उस का जो कार्यालय था वो लंदन में था। तो 1847 ईस्वी में उनका प्रतिनिधित्व मार्क्स ने किया और फिर उन लोगों के साथ मिलकर के लीग ऑफ कम्युनिस्ट नामक संस्था बनाया गया। लेकिन फिर उन्होंने उसका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन के नाम से उस संस्था को आगे बढ़ाया। और पहली बार यहाँ पर जो अगला टॉपिक है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना, श्रमजीवियों का घोषणा पत्र। तो उस सभी संस्था जो भी थे ना, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर जगह के जो मजदूर वर्ग थे और जो भी व्यापारी वर्ग थे, उन सब के प्रतिनिधि वहां इकट्ठे हुए और अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 1847 में लंदन में वहां पर की गई थी। तो उन देशों के सभी प्रतिनिधियों ने वहां पर भाग लिया था और वहां पर एक घोषणा पत्र तैयार की गई थी। क्यों की गई थी? तो जो भी मजदूर वर्ग थे और मजदूर थे, जो कामकाजी लोग थे, श्रमजीवी वर्ग थे, उन सभी के का हनन ना हो, है ना, उनके मूल मांगों का जो हनन हो रहा था उसको रोकने के लिए वो घोषणा पत्र बनाई गई थी। और उसमें कार्ल मार्क्स और उनके दो हेलो तो मार्क्स और एंजिल्स दोनों दोस्तों ने मिलकर ही ये घोषणा पत्र तैयार की गई थी। तो उसमें वही बात थी कि जो दो भागों में बटा हुआ था वहां का वर्तमान व्यापारिक जो क्षेत्र था, उसमें एक वर्ग तो मजदूर था, एक वर्ग तो पूंजीपति था जो कि मालिक का काम कर रहा था, और दूसरा वर्ग जो था श्रमजीवी या मजदूर हम कह सकते हैं। तो माली उद्योग धंधों में ये जो असमानता फैली, उसमें क्या था कि पूंजीपति जो भी थे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे और मजदूर वर्ग के हाथ तो कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ अपनी मजदूरी, अपनी परिश्रम के बल पर ही जो पारिश्रमिक उनके द्वारा मिलता था उसको लेने के लिए और काम करने के लिए वो सभी मजबूर थे। तो यहाँ पर पूंजीपति जो थे वो कारखाने का पूरा स्वामित्व तो अपने हाथों में रखे हुए थे, और जो भी मजदूर वर्ग था वो पूरा श्रम तो वही करता था, जो भी उससे मुनाफा होता था, मतलब सारा मेहनत तो होता था उस मजदूर वर्ग का, लेकिन उसका मुनाफा जो था वो पूंजीपति के पास चले जाता था। और वो पूंजीपति इस बात का ध्यान भी ना रखते थे कि वो जो भी हैं श्रमिक वर्ग, उन्हें क्या कमी है, क्या उनका कष्ट है, उन्हें दुख है, सुख है, मृत्यु, बीमारी, मतलब उनका कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे। सिर्फ उनके किए हुए कार्य पर वो उसका मुनाफा कमाते थे। तो इससे क्या होता था कि मजदूरों में जो था वो असंतोष बढ़ता गया। और यहाँ बहुत अच्छे से गुरुदेव ने कहा कि जो वर्ष भर 100 मन अनाज पैदा कर देता था और वो खुद जो था वो आधा पेट सोता था, वो मजदूर, वो खेतीहर मजदूर, क्योंकि वो मालिक का खेत हुआ करता था। और कारखाने के अंदर की क्या दशा थी? तो 30-40 गज कपड़ा बना लेने वाला वो श्रमिक जो था वो चिथड़ा लपेट करके, मतलब वस्त्र के नाम पर चिथड़ा, फटे हुए वस्त्र पहन के अपना गुजारा करता था। ये कितनी मतलब बड़ी बात है, कितनी अंदर तक छू लेने वाली बात है कि जो ये निर्माण करता था वही उसी का जीवन जो था उसके अभाव से वो चल रहा था।
तो इसके उस परस्पर विरोधी जो स्थिति बनी, उसमें मार्क्स ने जो एक व्यवस्था की, उसमें अतिरिक्त मूल्य, सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत है, उसको लाने का प्रयास किया। क्योंकि उनका कहना था कि जो जितनी पूंजी कारोबार में लगाई जाती है वो तो दो भागों में बंटी होती है, एक अचल पूंजी, एक चल पूंजी। तो अचल पूंजी वो होती है जो कि एक बार लगा दिया जाता है, और चल पूंजी वो होती है जो कि वो बदलते रहता है। जैसे कि वो जो भी श्रमिक का वेतन होता है ना, समय समय पर बढ़ता है घटता है, तो वो सब क्या होता है, चल पूंजी के रूप में आता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि चल पूंजी जो है वो परिवर्तित तो होता ही है, और साथ साथ क्योंकि मजदूर बेचारे का कुछ भी नहीं चल पाता, वो जब अपना वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं परिश्रमी ज्यादा करके भी, तो वो परिश्रम तो पूरा करते हैं, वो 4 घंटे में 8 घंटे का काम फिर 8 घंटे तक करते रहते हैं, लेकिन पहले तो उनको वही पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर जब वो पैसे बढ़ाने की बात करते हैं, तो जब वो पैसा बढ़ा भी देता है मालिक, तो फिर क्या करता है कि वो जो उत्पादक सामान है उसका मूल्य बढ़ा देता है, जिससे कि आम जनता और जो श्रमिक वर्ग है फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैंने मान लीजिए कि अगर 8 रुपया हम मजदूरी दे रहे हैं और बढ़ा करके 10 रुपया हुआ, और जो सामान का मूल्य है वो मान लीजिए कि 4 रुपया है, तो हम फिर उसको 6 रुपया यदि बढ़ा देते हैं, तो फिर वो तो खरीदने जाएगा, तो उस बेचारे के पास फिर तो बचत कुछ नहीं बचेगी, जो भी समाज के सामान्य लोग हैं। तो इस तरह की संतुलन की व्यवस्था बनती चली जा रही थी, और इससे मजदूरों का बहुत बुरा हाल था। तो ये श्रमजीवी वर्ग तो इस पर जो थे कार्ल मार्क्स की नजर बनी हुई थी, और उन्होंने सारे मजदूरों को इकट्ठा करके इसके विरुद्ध लड़ाई की। फिर जब मजदूरों का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था, श्रम बहुत ज्यादा वो लोग कर रहे थे, फिर भी उनको उत्पादन तो हो जा रहा था, लेकिन उसके बाद उनकी हालत फिर वैसी की वैसी बनी हुई थी। तो फिर जब मजदूरों ने मिल करके अपनी मतलब व्यवस्था, अपनी स्थिति को समझा, और जब वो लोग फिर आंदोलन करते हैं तो नई नई मशीनें भी आ जाती हैं। लेकिन पूंजीपति तो पूंजीपति थे, उन्होंने क्या किया कि जो भी कारीगर जो थे वो जो बहुत हम कह सकते हैं ना कि एक्सपर्ट थे, और उन्हें अभिमान था कि हाँ मतलब मुझे तो बुलाया ही जाएगा, पूछा जाएगा। तो पूंजीपतियों ने क्या किया कि ठीक है, उनकी बातें मान ली, ठीक है हमने पैसे भी बढ़ा दिया, मशीनें तो ला दी, उत्पादन भी बढ़ गया, लेकिन जो भी एक्सपर्ट कारीगर थे उनको हटा करके और नए नए कारीगर को वो लाए, औरत बच्चों से वो काम ले लेते थे, जिससे कि वो डरा धमका करके उनको पैसे कम देने पड़े। तो इस तरह से मजदूरी की दशा फिर वही की वही बनती चली गई, और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता चला गया। फिर श्रमजीवी आंदोलन हुआ, सरकारी कानून के कारण मजदूरों का वेतन बढ़ाना पड़ा, लेकिन उद्योगपतियों की मशीन की भी आश्चर्यजनक रूप से उन्नति होती गई। मजदूरों को लाचार होकर पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से काम करना पड़ा। अब वो 1 घंटे में जितना काम करते थे उससे भी ज्यादा वो करने लगे, लेकिन उनका वेतन भी बढ़ा। और इसी में जो मैंने पहले कहा कि वो लोग जो भी उत्पादक वस्तुएं थी उनका भी दाम बढ़ा देते थे, जिससे कि मतलब पूंजीपति जो थे हर हाल में वो लाभांश ज्यादा उनको वो ले ही लेते थे। और ये जो श्रम का बंटवारा था, जो श्रमिक अपना श्रम दान करते थे, उसके बदले में किसी न किसी रूप में हाथ पैर मारने के बावजूद भी वो सभी वहीं के वहीं रह जाते थे, और जो पूंजीपति थे, जो मालिक थे, वो लखपति, करोड़पति, अरबपति बनते चले गए, और समाज में वो असमानता बनी हुई थी। तो इसमें कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त ने मिलकर के बहुत काम किया था, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संगठन थे उनके साथ मिलकर के वो लोग काम कर रहे थे। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, मशीन के आ जाने से बेकारी की जो वृद्धि हुई, इस पर आगे हमारी दीदी ले लेंगी। तो सबसे पहले पूनम दी आप इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। जी दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने जाना कि कितना अथक प्रयास उन्होंने गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए उन्होंने किया था। आगे है टॉपिक बेकारी की वृद्धि। जब पूंजीपति वर्ग की संपत्ति इस प्रकार दिन पर दिन बढ़ने लगी तो उसका कुप्रभाव सामान्य जनता पर, विशेषतया अल्प साधन संपन्न लोगों पर बहुत बुरा पड़ने लगा। चीजों का भाव महंगा होने से उनकी क्रय शक्ति घट गई, और बाजार में सब प्रकार की सामग्री की बहुतायत होने पर भी
वह उसे खरीद सकने में असमर्थ हो गए। जब कारखानों में बने माल की बिक्री कम पड़ गई और पूंजीपतियों के गोदाम तैयार माल से भर गए तो उन्होंने कारखानों को बंद कर दिया या सप्ताह में 2-3 दिन ही चलाने लगे। इससे पेज पलट रही हूँ। इससे हजारों लाखों कर्मचारी बेकार हो गए, लाखों की आमदनी और भी घट गई और उनको अत्यंत कष्ट का जीवन व्यतीत करने को बाध्य होना पड़ा। तो ऐसा मतलब जो वहां पे चला कि माल ज्यादा बनने लगा, प्रोडक्ट कम हुआ, ज्यादा हुआ तो माल रखा जाने लगा। इस तरह से कारखाना बंद करना पड़ा और जब फैक्ट्री बंद करना पड़ा तो बेकार होंगे, श्रमिक को काम नहीं मिल रहा है उनको। मार्क्स और उनके सहयोगियों ने जब इस परिस्थिति पर विचार किया तो वे इसी सिद्धांत पर पहुंचे कि इस दुर्अवस्था का कारण पूंजीपतियों का अनुचित नफा और जीवन उपयोगी सामग्री के वितरण की गलत व्यवस्था है। तो कार्ल मार्क्स जो है वो पता लगाए कि ये परिस्थितियां ऐसे हो रही है, तो उसमें पता किए कि पूंजीपतियों का रीडिंग लेना होगा क्योंकि हमें समय की भी बाध्यता है। तो पूरा टॉपिक में 2 लाइन ही समझाएं और आगे बढ़ते चलें। अच्छा, पूंजीपतियों का अनुचित नफा और जीवन उपयोगी सामग्री के वितरण की गलत व्यवस्था है। आज हालत यह है कि जरूरतमंद की चीज नहीं मिलती और जिनको उनकी आवश्यकता नहीं उनके पास भरी पड़ी रहती है। एक तरफ जखीरेबाज व्यापारी लाखों मन अनाज गोदामों में बंद कर रख देते हैं ताकि महंगी होने पर उसे अधिक दामों में बेचे, और दूसरी तरफ उस गोदाम से 50 गज की दूरी पर रहने वाले गरीब लोग अन्ना भाव से आधा चौथाई पेट खाकर समय निकालते रहते हैं। कपड़े के थोक व्यवसायियों के यहाँ लाखों गज कपड़ा बरसों तक तालों के भीतर रखा रहता है, जबकि उसी नगर में हजारों नर नारी बच्चे बूढ़े कपड़े के बिना बड़ी कठिनाई से लज्जा निवारण कर पाते हैं। यह हालत स्पष्टतः अस्वाभाविक तथा न्याय विरुद्ध है और इसका परिणाम असंतोष, अशांति, मार काट के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। आज की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है कि जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपरिग्रही जीवन जीने को कहा वो ना हो करके जमा पूंजी जो है अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं, गरीबों को मिल नहीं पा रहा है और उसका परिणाम क्या आता है कि मारकाट, जो छीना झपटी, चोरी हम देख रहे हैं जो वातावरण में बढ़ रहा है वो यही है। इस स्थिति को सुधारने का उपाय यही है कि वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। आज तो कारखाने का स्वामी या गोदामों में माल जमा कर लेने वाला अपने को उसका 16 आना मालिक समझता है और जैसे उसके लिए फायदेमंद समझे उसको बेचना या रोके रखना अपना अधिकार मानता है। वास्तव में यह एक गलत सिद्धांत है। श्रमजीवी दल का कहना है कि कोई भी वस्तु किसी एक व्यक्ति या छोटे से समुदाय द्वारा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, न उसे उसकी इच्छानुसार वितरण का अधिकार होना चाहिए। देश में जो कुछ बनता है, उत्पन्न होता है या बाहर से मंगाया जाता है वह समस्त समाज के सहयोग से ही संभव हो पाता है और समाज की आवश्यकता तथा हित को दृष्टिगोचर रखकर ही उसके वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर जो गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि हम छोटा से छोटा भी उपयोग की वस्तु जो यूज करते हैं दैनिक जीवन में, उसमें हमारा समाज का कितना बड़ा सहयोग होता है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा टॉपिक है, उसके बाद नेक्स्ट दीदी रेडी रहिएगा। पूंजीवाद का अंत। यद्यपि इस सामाजिक दुरावस्था के सुधार के लिए विचारशील विद्वान पिछले 200 वर्षों से कितने ही योजनाओं और सिद्धांतों का प्रचार करते आ रहे हैं, पर अभी उनको इसमें बहुत कम सफलता मिली है। कितने ही नेताओं ने इसके लिए साम्यवाद की विभिन्न शाखाओं का प्रतिपादन किया और विभिन्न देशों में कुछ समय तक इसका प्रचार भी होता रहा, पर उनके सिद्धांत अधिकांश में काल्पनिक ही सिद्ध हुए। मार्क्स ने इनके बड़े जोर से खंडन किया और साम्यवाद को काल्पनिक क्षेत्र से निकालकर वैज्ञानिक रूप दिया है। उसने पूर्ववर्ती आर्थिक प्रणालियों का विस्तार से वर्णन करते हुए पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के जन्म, वृद्धि और विकास पर बड़ी स्पष्टता से प्रकाश डाला है। साथ ही उन कारणों पर भी प्रकाश डाला है जिससे अंत में उसका खात्मा हो जाता है। उसका कहना है कि पूंजीवाद के नाश का बीज उसके भीतर ही छिपा होता है और जब वह बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो श्रमजीवी वर्ग और उसके नेताओं में से ही उसकी असामयिकता, अनुपयोगिता को सिद्ध करने वाले प्रकट हो जाते हैं।
मार्क्स के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का सारांश नीचे दिया गया है। पाठक देखेंगे कि उसने जो बात 100 वर्ष पहले कही थी वह आज हमको ठीक उसी प्रकार चरितार्थ होती दिखाई पड़ रही है। तो मुझे बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, जो मार्क्स के टाइम में हुआ था आज भी उसका निराकरण, उस समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है यहाँ बताएंगे। जैसे जैसे पूंजीवादी प्रणाली की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे ही उसके परस्पर विरोधी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वे लक्षण इस बात को साफ तौर पर बतलाते हैं कि पूंजीवाद की उपयोगिता समाप्त हो चली और उसके गर्भ में से एक नवीन जीवन मार्ग, एक उन्नत सामाजिक संगठन का जन्म होने की तैयारी हो रही है। इन लक्षणों पर विचार करने से हमको मालूम होता है कि जब पूंजीवादी की बहुत अधिक उन्नति हो जाती है और मशीनों तथा कारखानों के मकानों आदि में पूंजी का बहुत अधिक हिस्सा खर्च होने लगता है तो उसका नफा घट जाता है। यद्यपि उस समय में माल बहुत अधिक परिणाम में और कम खर्च में तैयार करा सकते हैं, पर आदमियों का काम मशीनों से निकालने के कारण जनता निर्धन हो जाती है और बहुत थोड़ा माल खरीद सकती है। एक तरफ कारखानेदार माल की पैदावार को बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ उसकी खपत कम होने लगती है। इसके फलस्वरूप एक व्यापार संकट उपस्थित हो जाता है। तब पूंजी बर्बाद होने लगती है, पैदावार को जबरदस्ती रोका जाता है, उत्पादक शक्तियों की गति को धीमा किया जाता है और असंख्यों मजदूर को लॉकआउट के नाम से बेकार बैठे रहना पड़ता है। इसके सिवाय उद्योग धंधे के बढ़े हुए स्वरूप को स्थिर रखने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता अधिक हो जाती है, जो विशेषतः गर्म और समशीतोष्ण देशों से ही पूरी हो सकती है। इन देशों पर अपना प्रभाव कायम रखने के लिए पूंजीवादी देशों में प्रतिस्पर्धा होने लगती है, भयंकर युद्धों की शुरुआत हो जाती है और इस प्रकार असीम धन जन की बर्बादी होने लगती है। इस प्रकार पूंजीवादी एक तरफ अधिक से अधिक नफा जमा कर संपत्ति की वृद्धि करने की योजना बनाता है और दूसरे तरफ अपने ही हाथों से उसे नष्ट करता है। यही उसका सबसे बड़ा परस्पर विरोधी लक्षण है, जिससे अंत में उसकी गति रुक जाती है। अब दूसरी तरफ देखिए, पूंजीवादी सदैव इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि उनके मजदूर सीधे साधे और उनकी प्रत्येक आज्ञा के सिर झुकाकर मान लेने वाले हों। आरंभ में गांवों से आने वाले अनजान और अनपढ़ मजदूर अधिकांश में होते भी ऐसे ही हैं, पर उद्योग धंधे के बड़े बड़े केंद्र कायम करके पूंजीपति स्वयं उनको संगठित होने का मौका देते हैं और इस प्रकार उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। ये विशाल कारखाने मजदूर संगठन के केंद्र बन जाते हैं और इससे उनकी व्यक्तिगत शक्ति संघ शक्ति के रूप में बदल जाती है। फलस्वरूप मजदूरों के पारस्परिक भेदभावों का अंत हो जाता है और वे अपने ही एक ही दल का सदस्य समझने लगते हैं, अपने को एक ही दल का सदस्य समझने लगते हैं, जिन सबका स्वार्थ या हित समान होता है। इस परिवर्तन के कारण किस प्रकार श्रमजीवी दल का उदय होता है और किस प्रकार वह समाज की बागडोर को अपने हाथों में लेता है, इसका वर्णन मार्क्स ने बड़े प्रभावशाली शब्दों में अपने इस ग्रंथ कैपिटल में किया है। इस कई हजार पृष्ठों के महाग्रंथ को अनेक लोग मजदूरों की बाइबिल के नाम से पुकारते हैं। उसमें भी कहा गया है, जब इस काया पलट करने वाली प्रक्रिया द्वारा पुराना समाज सिर से पैर तक खंड खंड होने लगता है और साधारण मजदूर संगठित श्रमजीवी दल का रूप धारण करने लगती है, तो श्रम के सामाजिक रूप में भी नवीन परिवर्तन होने लगता है। इस दर्जे पर पहुंच जाने पर पूंजीपति मजदूरों को लूट नहीं सकते, वरन स्वयं उसकी पूंजी की हानि होने लगती है। इसका एक बड़ा कारण पूंजीवाद की एक विषैली प्रवृत्ति होती है। एक बड़ा पूंजीपति कितने ही छोटे पूंजीपतियों को मार सकता है और इसके फल से पैदावार के साधनों पर दिन पर दिन थोड़े से लोगों का अधिकार होता जाता है। इसके ही साथ श्रमजीवियों में सहयोग की वृद्धि होने लगती है, उनके संगठन विशाल बनते जाते हैं और उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। होते होते संसार भर का बाजार इन्हें गिने लोगों के हाथों में आ जाता है और एक प्रकार से वे बड़े बड़े राष्ट्रों के मालिक और संचालक बन जाते हैं। दूसरी तरफ साधारण लोग दिन भर कंगाल बनते जाते हैं और गुलामी में फंसते जाते हैं, पर साथ ही साथ श्रमजीवी दल में विद्रोह का भाव भी जोर पकड़ता जाता है।
उनकी संख्या और शक्ति अधिक होती जाती है, उनमें अपने दल के अनुशासन का भाव बढ़ता जाता है और संगठन अधिकाधिक मजबूत होता जाता है। उद्योग धंधों पर थोड़े से लोगों का अधिकार रहने से उन्नति की गति रुक जाती है। अंत में उत्पत्ति के साधनों का एक केंद्र पर इकट्ठा होना और श्रम के सामाजिक रूप को मान्यता की वृद्धि ऐसे स्थान पर आ पहुंचती है जहाँ की उसका पूंजीवादी प्रणाली के साथ निर्वाह होना असंभव हो जाता है। उसी क्षण इस पूंजीवादी प्रणाली का अंत हो जाता है, निजी जायदाद की प्रथा लुप्त हो जाती है और दुनिया का स्वत्व अपहरण करने वालों का सत्य सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो बहुत अच्छा पूंजीवाद और एक श्रमिक के बारे में कैसे बिजनेस व्यवसाय में किस तरह उन लोग पूंजीपति बनता चला जाता है और एक गरीब अपना समय दान करने के बावजूद वो किस तरह गरीब रह जाता है, उसके बारे में बताया गया। जी आगे ले लीजिए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। आगे सुनीता तिवारी दीदी। सुनीता तिवारी दीदी ने लीला दीदी हैं, उनको दीदी ने क्वेश्चन टच नहीं किया है। सुनीता तिवारी दीदी ने, लीला दीदी जो हैं उनको ले लीजिए। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। मार्क्स का कार्ल मार्क्स पूंजीवादी भारतवर्ष का, यही पढ़ना है ना, भारतवर्ष का पूंजीवाद। यद्यपि हमारा देश यूरोप अमेरिका की अपेक्षा उद्योग धंधे की प्रगति में पिछड़ा हुआ है, तो भी इधर कुछ वर्षों में भारतीय पूंजीपतियों ने भी पर्याप्त उन्नति की है और एक उद्योगपति 50-50 कारखानों का मालिक बन गया है। कुछ वर्ष पहले यहाँ सबसे बड़े धनवान को करोड़पति ही कहते थे, पर अब हमारे देश में भी अरबपति लोगों के नाम सुनाई पड़ने लगे हैं। यह सब माया मजदूरों की ही है। मेहनत करने वाले अपनी बल बुद्धि को होम कर बड़े बड़े कारखाना तथा अन्य उद्योग धंधों को सफल बनाते हैं, पर उनको कठिनता से पेट भरने लायक वेतन या मजदूरी मिलती है। शेष किसी न किसी उपाय से पूंजीपतियों के भंडार में पहुंच जाता है। यद्यपि उसमें से एक बड़ा भाग सरकार भी टैक्स के रूप में ले लेती है, पर वह भी अधिकांश में पूंजीपतियों की रक्षा और विस्तार के लिए फौज, पुलिस आदि में खर्च कर दिया जाता है। पर जैसा मार्क्स ने कहा था, भारत का श्रमजीवी वर्ग भी जागृत और संगठित हो रहा है। वह अपने अधिकारों को पहचानने और मांगने लगा है। जब गांव का एक अशिक्षित मजदूर कारखानों के प्रबंध में सम्मति देने की मांग करता है और संसार भर के मेहनत पेशा लोगों को अपना भाई समझकर मेडे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसका प्रचार कार्ल मार्क्स और उसके सहयोगियों ने किया था, के दिन मजदूरों का लाल झंडा लेकर निकलता है, तब इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भारत भी श्रमजीवी वर्ग की भांति श्रमजीवी वर्ग की क्रांति भावना से अछूता नहीं है और वह भी पूंजीवादी प्रणाली को हटाकर कोई अधिक न्याय युक्त वितरण की सामाजिक प्रणाली अपनाने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। यह कार्ल मार्क्स का नाम भी जानता है और समझता है कि उसने श्रमजीवियों के अधिकार और सामाजिक न्याय की जो घोषणा अब से 100 वर्ष पहले की थी, अब उनके सफल होने का समय आ चुका है। यह बताया जा रहा है कि मजदूर, भारत के भी मजदूर हो गए हैं शिक्षित, मतलब कि चालाक हो गए हैं, उनको भी सब कुछ समझता है, तो वो अपने हक की मांग करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भाग।
मार्क्स क्रांतिवादी था। वह केवल साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार करके अथवा लोगों को एक नई सामाजिक और आर्थिक प्रणाली का संदेश देकर भी ही चुप नहीं हो गया, वरन वह इस कार्य के लिए बल प्रयोग का समर्थक था और अवसर आने पर उसने फ्रांस तथा जर्मनी के क्रांतिकारी संघर्षों के मौकों पर पहुंचकर उनको बढ़ाने और सफल बनाने की पूरी कोशिश की। जनसमूह के अंतः प्रदेश में क्रांति का जो गंभीर निनाद होता रहता है, उसको सुनने के लिए वह सदा कान खोल कर रहता था। जिस काल में वह अपने नवीन समाज संबंधी सिद्धांतों का मसाला इकट्ठा कर रहा था, यूरोप का वातावरण क्रांति की भावना से व्याप्त हो रहा था और जगह जगह अशांतिपूर्ण घटनाएं हो रही थी। सन 1842 में इंग्लैंड के श्रमजीवियों की विशाल हड़ताल हुई। इसके 2 वर्ष बाद सिलिसिया के कपड़ा मजदूरों ने बलवा कर दिया। बलवा क्या होता है? बलवा कर दिया। सन 1845-46 में जर्मनी में साम्यवाद का जोर बहुत बढ़ गया और नए नए सामयिक पत्र जनता में उत्तेजना फैलाने लगे। फ्रांस में भी साम्यवादी आंदोलन की बाढ़ आ गई। यूरोप में चारों ओर कम्युनिज्म का विकराल भूत मुंह बाए खड़ा दिखाई पड़ने लगा। इस आकस्मिक परिवर्तन का मुख्य कारण यूरोप में कल कारखानों की वृद्धि होना और उनके संपर्क से रेल तार आदि की शीघ्रता पूर्वक निर्माण किया जाना था। जैसे जैसे आधुनिक ढंग के उद्योग धंधों की वृद्धि होने लगी, वैसे ही जनता की आर्थिक दशा में अंतर पड़ने लगा। इनके फल से जनता में दरिद्रता बढ़ने लगी और लोग कम मजदूरी तथा वेतन संबंधी कठोर नियमों के कारण उसका विरोध करने लगे। उस समय यूरोप में यह आवाज उठ रही थी कि कारखानों की वृद्धि के साथ कंगाली की भी वृद्धि होगी। साथ में यह घोषणा की जाती थी कि जनता को जितने अधिक राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, उतनी ही जल्दी समाज की प्रगति होगी। जो कोई भी उस समय इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि में रहता था उसे अनुभव होता था कि वहाँ राजनैतिक और सामाजिक क्रांतियों का आगमन हो रहा है। मार्क्स ने इस रहस्य को पहले ही समझ लिया था। 1843 में उसने अपने मित्र रज के नाम हाईलैंड से एक पत्र भेजा था, जिसमें भावी क्रांति की चर्चा की गई थी और लिखा था कि जर्मनी के बादशाह हेनरिक विलियम की सरकार क्रांति मार्ग पर अग्रसर हो रही है। रज को उसकी बातों पर बड़ा आश्चर्य हुआ, पर कुछ ही समय बाद मार्क्स का कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसका सारांश हम ऊपर दे चुके हैं, फरवरी 1848 में प्रकाशित हुआ था और 22 फरवरी की क्रांति की आग यूरोप में धाएं धाएं करके जलने लगी। फ्रांस में पुराने शासन को लौटा दिया गया और उसकी जगह एक अस्थायी सरकार कायम हुई। जर्मनी में भी राजसत्ता के विरुद्ध जगह जगह उपद्रव होने लगे। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जनता ने प्रजातंत्रवादियों पर आक्रमण करके उनको अपमानित किया। इन दिनों मार्क्स ब्रुसेल्स में ही निवास कर रहा था और जर्मन सरकार के बार बार कहने पर भी बेल्जियम के अधिकारियों ने उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था। पर अब उनको भय मालूम होने लगा और उन्होंने मार्क्स को गिरफ्तार करके तुरंत उस देश से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया।
जब संकट आने लगा तो मार्क्स को मतलब देश से बाहर निकाल जाने का आदेश दिया गया। लेकिन जैसे 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 कल कारखाने बढ़ते गए वैसे वैसे मजदूरों की हालत बिगड़ती गई, जो मार्क्स के लिए असहनीय था। आर्थिक संकट। जी दीदी, अब आगे दूसरी दीदी ले लेंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे सुनीता दीदी, आप ले लें पहले। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छे से भी दोनों दीदियों ने बहुत पढ़ा। पूनम दीदी और लीला दीदी ने अब बताया कि मार्क्स ने किस तरह की कठिन परिस्थितियों में किस तरह से श्रम प्रयोग करा गया, लेकिन वो उसमें हटे नहीं, डटे रहे, अपना कार्य को करते रहे। आगे मैं ले रही हूँ आर्थिक संकट। बेल्जियम को छोड़ करके मार्क्स पेरिस पहुंचा और वहां भी श्रमजीवी आंदोलन की वृद्धि के लिए प्रयत्न करने लगे। इसी समय जर्मनी में हलचल बहुत बढ़ गई और मार्क्स ने अपना यह कर्तव्य समझा कि किसी प्रकार से खतरे से परवाह किए बिना वहां जाकर के उसकी सफलता के लिए उद्योग करें। वह अपने संगी साथियों को लेकर कोलोन नगर में पहुंच गया और न्यू राइनिश जीटून के नाम से एक दैनिक पत्र प्रकाशित करने लगा। इसका प्रधान संपादक मार्क्स ही था और 4-5 प्रसिद्ध विद्वान उसके सहकारी के रूप में काम कर रहे थे। यद्यपि यह साल भर भी नहीं चल सका, पर वह जब तक जीवित रहा क्रांति का झंडा ऊंचा किए रहा और अन्याय पीड़ित श्रमजीवियों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा। उसके कार्य की सराहना करते हुए मार्क्स सबसे बड़े सहायक जिन्स ने लिखा है, मतलब वो हटे नहीं किसी पर। यहाँ पेरिस पहुंचे, वहां पर भी क्रांति चल रही थी, क्या अपने साथ में उन्होंने पत्रिका वर्क किया और जब तक जीवित, ज्यादा नहीं चल पाया दिन तक, लेकिन जब तक जीवित रहे तब तक वो उसको करते रहे। और इसके लिए उन्होंने उसकी सराहना करते हुए जिन्स ने लिखा है कि उस समय प्रजातंत्रवादी समझे जाने वाले पत्रों में यही एक ऐसा था जो श्रमजीवियों का पूर्ण रूप से समर्थन करता था। पेरिस में जुलाई 1848 ईस्वी जो बलवा हुआ था, मार्क्स ने उसका जोर से खुल करके समर्थन किया। इस कारण से पत्र के तमाम हिस्सेदार नाखुश हो गए। एक दूसरे प्रतिद्वंदी अखबार ने, जिसका की नाम जीटूंग था, न्यू राइन जीटूंग के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। उसका कहना था कि मार्क्स समस्त पवित्र समझी जाने वाली बातों पर आक्षेप करता है और शासन सत्ता का घोर विरोधी है, फिर चाहे वह सत्ता बादशाह की हो या पुलिस के एक मामूली सिपाही की हो। इन सब बातों को वह वहां पर रहकर लिखता था जहां पर सरकारी सेनाओं की छावनी में 8000 सिपाही सदा तैयार रहते थे। सन 1848 के अंत में कोलोन में मार्शल लॉ की घोषणा की गई और उस समय इस अखबार को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया था। यहाँ पर समझाने की पत्र में यही लगा था कि श्रमजीवी पूर्ण अपने को समर्थ करता था और पेरिस में जब 18 टाइम जब बलवा हुआ था, बवाल हो गया था, लोगों ने आतंक मचाया था, तो उसका भी खुल करके मार्क्स से समर्थन किया था। और इसके तमाम उनके जो हिस्सेदार जो नाखुश हो गए थे और उनके पत्र अखबार में उनके लिए छापने लगे थे और उनके विरोध करने लगे थे। उनका कहना था कि मार्क्स जो है वो कोई समझे वाली बातों को भी आक्षेप करता है और शासन विरोध करता है, फिर चाहे सत्ता करो, तो इसलिए उनकी पत्र को 1848 में बंद कर दिया था। उधर जर्मनी का न्याय विभाग इसके लेखों के बराबर गैर कानूनी करार देता रहता था और सरकारी वकील तो इसके ऊपर मुकदमा चलाने की सलाह देता रहता था, पर इनमें से किसी बात पर का इस पर प्रभाव न पड़ा और वह दृढ़तापूर्वक लगातार अपना प्रचार कार्य करता रहा। जैसे जैसे सरकार इसका दमन करती थी और विरोधी लोग इसका निंदा फैलाते थे, वैसे वैसे ही इसका आदर बढ़ता जाता था और लोग धड़ाधड़ ग्राहक बनते जाते थे। जब बादशाही सेना राइनलैंड पर अधिकार जमाने लगी तो इस अखबार को प्रत्येक अंक के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों के लोगों के से टैक्स अदा न करने वाला और बल प्रयोग का मुकाबला उसी प्रकार शक्ति द्वारा करने की अपील की जाती रही। उस पर 2 बार मुकदमा लगाया गया, पर जूरी ने उसे निर्दोष कह करके छोड़ दिया। अंत में जब राइनलैंड के प्रांत में सरकारी सेना बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठी कर ली गई और वहां की क्रांति दबा दी गई, तब सरकारी अधिकारियों ने इसे जबरदस्ती बंद कर दिया। इसकी अंतिम संख्या 18 मई 1849
1949 को रक्त अंक के नाम से प्रकाशित की गई, जो कि लाल रंग के कागज पर छापी थी। यहाँ पर ये बताया कितना उन्होंने किसी चर्चा जो भी कुछ कर रहा हो किसी की परवाह न करके वो अपना करते रहे और उनकी बंद भी कर दी गई, लेकिन फिर भी जो उनकी लास्ट अंक पत्रिका थी वो 18 मई 1849 में रक्त अंक के साथ लाल रंग के कागज पर छापी गई थी। न्यू राइन जेतुन को इस प्रकार की घोर कठिनाइयों में जीवित रखने के लिए मार्क्स को अपना सर्वस्व सुहा कर देना पड़ा। सरकारी दमन नीति का सामना करने में अखबार के ऊपर बहुत सा कर्ज हो गया था और मार्क्स ने अपना सब कुछ बेचकर कर्जदारों का 15,000 रुपया चुकाया। तब वह खाली हाथ पेरिस के लिए रवाना हुआ, पर वहां भी अब लाल प्रजातंत्र के बजाय क्रांति विरोधी दल का बोलबाला हो चुका था। उन लोगों ने जुलाई सन 1849 में उसको पेरिस छोड़ करके एक दूरवर्ती अस्वास्थ्यकर स्थान में रहने की आज्ञा दी, पर मार्क्स ने वहां जाने के बजाय फ्रांस को छोड़ देना ही अच्छा समझा। तब वह इंग्लैंड चला गया और फिर उसने अपना शेष जीवन लंदन में ही व्यतीत किया। यहाँ पर देखिए कितने से बता रहे हैं कि अपने भारत में ही नहीं सभी जगह इस तरह से परेशानियां आती रही, कितनी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सब कुछ किया गया, उनको वहां से उनका हटा भी दिया गया, कहा यहाँ मत रहो, और पैसा पेपर वालों का बढ़ गया तो अपने सारा पैसा उन्होंने खर्च कर दिया और पेरिस चले गए, वहां पर उनको नहीं रहने दिया गया, तो फिर वो अपना समय छोड़ करके वो अपना समय उन्होंने लंदन में व्यतीत किया। मार्क्स के क्रांतिकारी कार्य हमारे देश में नवयुवकों के लिए भी कम शिक्षाप्रद नहीं है। जिस समय प्रथम बार उसे जर्मनी से निकाला गया था उसकी आयु केवल 25 वर्ष की थी और दूसरी बार जर्मनी से हटाने पर वह 21 वर्ष का था। इतनी थोड़ी आयु में एक बड़े देश के सरकार ने डटकर मुकाबला कर सकना और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव उत्पन्न कर सकना सहज काम न था। यह मार्क्स के साहस, परिश्रम और आत्मत्याग का ही परिणाम था कि इतनी छोटी आयु में यूरोप की शक्तिशाली सरकारों के मुकाबले में खड़ा हो सका और श्रमजीवी आंदोलन को वास्तविक रूप दे सका। भारत में वर्ष में भी इस समय एक नहीं अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अन्याय जन साधारण को सहन करने पड़ रहे हैं। अगर हमारे नवयुवक उनको मिटाने का संकल्प खड़े हो जाएं और अपनी शक्ति को सब प्रकार से अन्याय के विरुद्ध काम में लावें तो वे भी ऐसे ही जनहितकारी कार्य करके दिखला सकते हैं, जिससे उनका नाम और कीर्ति आगामी अनेक वर्षों तक कायम रह सके। जिस तरह से बताया कि वो कितने वो आगे 15 साल के 21 साल थे और लास्ट में 31 वर्ष के थे, तब इतनी महावनियों को उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में इतनी क्रांतिकारी परिवर्तनों का सामना किया और उस पर डटे रहे, हटे नहीं। और इसी तरह कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में भी इसी तरह हमारी परिस्थितियां हैं और लोग इसी तरह डटे रहे तो उनको भी आगामी वर्षों में कीर्ति मिल सकती है और यश भी प्राप्त हो सकती है और अपने कार्यों में वो सफल हो सकते हैं। आगे का है कष्ट के दिन और सिद्धांत पर अटलता। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि जर्मनी से चलने पर न्यू राइनशिंग जेतुन को जीवित रखने का प्रयास करते हुए मार्क्स पैसे के मोहताज हो चुका था, इसलिए लंदन पहुंचने पर उसे कई वर्ष तक बहुत आर्थिक कष्ट सहन करना पड़ा। यदि उसका मित्र एंजिस उसका बहुत बड़ा सहायक था और यथाशक्ति उसके निवास की व्यवस्था करता रहता था, तो भी सदा आंदोलन में लगे रहने के कारण मार्क्स को प्रायः अर्ध कष्ट सहन करना पड़ता था। उदाहरण के लिए सन 1852 में उसको कोलोन और के कम्युनिस्ट साथियों के मुकदमे के संबंध में एक ट्रैक्ट निकालने की आवश्यकता हुई तो कागज के लिए अपना कोट बंधक रखना पड़ा। अब इतनी पैसे की कमी आ गई थी कि उनको जब कुछ काम करना पड़ा तो अपना कोट भी उनको बंधक के रूप में, एक टैक्स के रूप में उनको अपना कोट भी रखना पड़ गया था। कितनी परेशानियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन वो अपने जो संकल्प से जो उन्होंने शक्ति बना ली थी उससे वो पीछे नहीं हटे। सन 1851 में 1860 से 1860 तक मार्क्स की आमदनी का खास जरिया अमेरिका के न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में छपने वाले लेख ही थे। वह इस पत्र का लंदन स्थित संवाददाता बन गया था और उसे प्रति लेख 15 रुपए मिल जाते थे, पर यह रकम इतनी कम थी कि उसमें गुजारा हो सकना असंभव था। 1862 में एक बार उसका आर्थिक कष्ट इतना बढ़ गया कि उसने रेलवे ऑफिस में क्लर्क की नौकरी के लिए दरख्वास्त दी, पर जिस प्रकार अपनी पुस्तकों की भाषा को समझ सकना साधारण मनुष्य के लिए कठिन होता है, उसी प्रकार उसकी भी
हस्तलिपि भी इतनी घसीट और अस्पष्ट होती थी कि उसको पढ़ सकना बड़ा कठिन था और इस कारण उसको क्लर्क की नौकरी भी न मिल सकी। इतनी कठिनाइयां, आर्थिक कठिनाइयां कि उन्होंने क्लर्क के लिए ऑफिस में ऑफर किया, लेकिन वहाँ करती जाऊं क्योंकि समय हमारा बढ़ रहा है। ठीक। हाँ, बस 1867 में जर्मनी के शासकों ने मार्क्स से एक मित्र द्वारा उससे यहाँ के सरकारी पद पर संवाददाता बन जाने की कहा। इस काम में उसको काफी आमदनी हो सकती थी और उसका अर्थ पूर्णतः दूर हो सकता था, पर साथ ही उसका अर्थ यह भी था कि वह अपने जीवन सिद्धांत की तिजोरी दे दे। मार्क्स ने जर्मन सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वह सांसारिक सुखों के लिए अपनी आत्मा का खून करने का हरगिज तैयार न हुआ। मार्क्स के जीवन की इस घटना को पढ़ करके हमको अपने देश के वर्तमान राजनीतिक नेताओं की याद आती है, जो छोटे मोटे लाभों के लिए अपने सिद्धांतों की हत्या करने में नहीं हिचकिचाते हैं और जिस दल से मिलने को अपना फायदा समझते हैं उसी में तुरंत सम्मिलित हो जाते हैं और पुराने दल के साथ हुई लिखित प्रतिज्ञा का भी कुछ ख्याल नहीं करते हैं। इस राजनीतिक सौदेबाजी के कारण ही इस समय हमारे राजनीतिज्ञों पर स्तर बिल्कुल घटिया हो गया है और उनका सम्मान मिटता जाता है। इस आपत्ति काल में मार्क्स की पत्नी ने जिस धैर्य और आत्मत्याग का परिचय दिया था वह अद्वितीय था। वह एक रईस घर की पुत्री थी और उस समय भी उसका एक भाई जर्मनी के मंत्रिमंडल का सदस्य था, पर उसने कभी घोर दरिद्रता का भाव से घबराकर मार्क्स की शिकायत नहीं की और न अपने भाग्य को कभी उसके साथ विवाह होने के लिए कोसा। वह स्वयं और घर के दूसरे सब लोग को मार्क्स की हार्दिक सम्मान करते थे। वह और कभी किसी ने इस बात की इच्छा तक नहीं प्रकट की कि वो अपना कार्यक्रम बदल कर धन कमाने के लिए तुरंत दूसरा काम करे। मार्क्स की पत्नी वास्तविक अर्थों में उसकी सहधर्मिणी थी। वह सदा प्रसन्नचित्त रहती थी और मार्क्स को भी सदा चिंताओं से बचाने का उपाय करती थी। वह ऐसी व्यवहार कुशल थी कि मार्क्स से मिलने आने वाले समस्त परिचित इष्ट मित्र को अनुयायी उनको बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। मार्क्स को भी उसकी बुद्धि पर बड़ा भरोसा था, यहाँ तक कि वह अपने लेखों और पुस्तकों में पांडुलिपियों में भी उसको दिखला देते थे। मार्क्स की ये 6 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें से 2 लड़कों का और एक लड़की का बचपन में ही देहांत हो गया। इनकी मृत्यु का एक कारण मार्क्स की कंगाली भी थी। जब उसके मूसा नामक लड़के का देहांत हुआ उस समय घर में उसकी अंत्येष्टि के लायक भी रुपया न था। उसकी पत्नी पड़ोस में रहने वाले फ्रांसीसी कितनी दयनीय स्थिति बताई गई है। फ्रांसीसी श्रमजीवी के यहाँ गई, उसने उसे 2 पाउंड उधार दिए, तब उसे दफनाने के लिए शवगार, संदूक और दूसरी सामग्री खरीदी गई। अगर मार्क्स के पास अपने पुत्र का इलाज और परिचर्या कराने लायक काफी पैसा होता तो बहुत समय संभव था कि इस प्रकार उसकी अकाल मृत्यु न हो जाती। हमारे देश में भी परोपकार और सेवा के लिए सर्वस्व और प्राण तक अर्पण करने वालों तक की कमी नहीं रही है, पर खेद है कि आज भी उसी देश में सामान्य ही नहीं बुद्धिमान कहलाने वाले भी अब केवल स्वार्थ साधना में डूबे हुए हैं। अगर हम कार्ल मार्क्स के जीवन से शिक्षा ग्रहण करें तो समाज का तथा अपना बहुत कल्याण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर बहुत धन्यवाद आपका दीदी। आगे हम लोग विचारों का क्रम नहीं लेंगे और समरी भी नहीं, लेकिन मधु दीदी ये 2 टॉपिक आप फटाफट पढ़ लीजिए स्मार्ट रीडिंग करके। जी दीदी, प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता दीदी ने अभी पढ़ा कि हमारे देश में भी परोपकार और सेवा के लिए सर्वस्व और प्राण तक अपने अर्पण करने वालों की कमी नहीं है। और अगर हम लोग कार्ल मार्क्स के जीवन से शिक्षा ग्रहण करें तो समाज का बहुत कल्याण हो सकता है। आइए आगे है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन। यद्यपि मार्क्स के जीवन काल में उद्योग धंधों तथा आवागमन के साधनों का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था कि किसी बहुत बड़े और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी संगठन की कल्पना साकार हो सकती थी, तो भी उसने अपनी दूरदृष्टि से इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता और उसके लाभों को समझ लिया और उसी समय उसका बीजारोपण कर दिया। यद्यपि इस संघ की स्थापना का विचार आरंभ में कुछ अंग्रेज और फ्रांसीसी
श्रमजीवी नेताओं ने किया था, पर शीघ्र ही उसकी बागडोर मार्क्स को सौंप दी गई, क्योंकि वह इस विषय में सबसे अधिक जानकार और उत्साह रखने वाला था। अतः 28 सितंबर 1800 की स्थापना हुई तो मार्क्स ही उसमें प्रमुख वक्ता और संस्था के सिद्धांतों का प्रतिपादक था। उस समय यूरोप में और भी कई प्रकार के साम्यवादी सिद्धांतों का प्रचार हो चुका था, पर मार्क्स के सिद्धांत मजदूरों हितों के सबसे अधिक अनुकूल थे। इंग्लैंड के मजदूरों के इतिहास और उनकी सामाजिक दशा में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का विवेचन करते हुए अंत में मार्क्स ने उच्च स्वर में घोषणा की, गरीबों के स्वत्व अपहरण करने वालों का अंतिम समय अब पास आ पहुंचा है। पूंजीवाद अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच रहा है और उसके बाद उसके नाश में किसी तरह का संदेह नहीं। व्यापार और उद्योग धंधों में ही नहीं, वरन कृषि कार्य तक पूंजीवाद जा पहुंचा है और जमीन पर अधिकार रखने वालों की संख्या और प्रभाव दिन पर दिन घटता जाता है। उधर व्यवसाय क्षेत्र में श्रमजीवी अपनी शक्ति बढ़ाते जाते हैं और अंत में उनकी विजय निश्चित है। मार्क्स ने ये उद्गार 150 वर्ष पहले प्रकट किए थे। तब से अब तक श्रमजीवी दल की शक्ति निसंदेह बहुत बढ़ गई है और लगभग आधी दुनिया में वे संचालक और निर्णायक की हैसियत से काम करने लग गए हैं। पर अभी मार्क्स का स्वप्न 100% पूरा नहीं हुआ है। आज का पूंजीवादी वर्ग भी उस युग की अपेक्षा बहुत बढ़ गया है और अपनी शक्ति रक्षा में प्रयत्नशील है। तो भी दुनिया का रुख इस समय यही जान पड़ता है कि मार्क्स के कथनानुसार अब संसार में से व्यक्तिगत पूंजी का अधिकार निरंतर घटता जाएगा और सामाजिक पूंजी की प्रणाली उसका स्थान ग्रहण करती जाएगी। दीदी मैं यहीं तक पढ़ती हूँ क्योंकि टाइम हम लोग का बहुत हो गया। रीता दीदी बोल भी रही हैं कि पवतु। दिव्यशक्तियों को नमस्कार। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।